Yeah. So, guys, first of all, Merry Christmas, you all, and belated Merry Christmas. I hope Christmas अच्छा गया होगा सबके लिए. And again, after a few days, the new year is coming. So, I wish you all the best for your exams and everything, and we'll start taking sessions with each and every course. So, आज का topic है motivation unit 8. यही हमारी last है unit 8 and unit 9 with the motivation and emotion. So first topic which we have with motivation concept is the concept and the nature of motivation. कि motivation का concept क्या है and what is the nature of motivation. And after that we have some functions of motivation concepts. कि motivation के concepts जो होते हैं उसके क्या क्या functions होते हैं and how they works. Okay. उसके बाद आ जाता है हमारा types of motivations. What types of motivation we have in the human beings and how we follow the different types of motivation. And after that we have some theories regarding the motivations. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स एंड थ्योरीज उन्होंने बताई है कि हाँ, मोटिवेशन हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है एंड व्हाट ऑल द स्टेजेस वी हैव इन द मोटिवेशन प्रोसेस. सो ये थोड़ा सा है इसके अंदर मोटिवेशन मोटिवेशन के अंदर. सो मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, जल्दी खत्म कर देते हैं इसको. तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास कुछ नहीं है. वी हैव सम एग्जांपल्स ओवर हियर which shows that in several aspects of life, due to some body like some due to some biological issues, sometimes क्या होता है कि हम कैपेबल नहीं होते कोई काम करने के लिए, but due to some inner feeling, due to some motivation, due to that force, we still be able to capable to complete that task. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है. सपोज कि एक लड़की है यहाँ पे जो रनिंग कर रही है 100 मीटर रेस में, वो दौड़ना चाहती है, बट just because like just before the race उसकी जो लेफ्ट लेग में उसका फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, वो लड़की भागने की कोशिश करती है और वो जीत भी जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? बहुत बार हमारे पास ऐसा होता है कि हम इतने प्रिपेयर नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक लड़के की शादी थी नेक्स्ट डे ही, लेकिन उसको कुछ ऑफिस का काम करना था. तो उसने क्या किया, शादी से पहले अपने ऑफिस का सारा टास्क उसने कंप्लीट किया, बिकॉज उसको एक मोटिवेशन था किसको लेके, कि मुझे ऑफिस का काम जो मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरे को वो गिवन टाइम में मेरे को क्या कहता है खत्म करना है, ताकि मेरे को उसमें कोई इशू ना मिले, और जो मेरा बॉस है या जो मेरी कंपनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे डोंट फील कि मैं इस काम को लेके सीरियस नहीं हूँ. सो वी ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सम काइंड ऑफ मोटिवेशन इन आवर इनर, you can say inner minds, or you can say inner feelings. सो हमारे सबके पास क्या होता है, एक मोटिवेशन फीलिंग होती है जिससे हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं खुद को कोई भी काम करने के लिए. ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या है. सो इफ आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन. So, from above examples, it can be concluded that motivation is a key factor that may determine human behavior. तो क्या होता है, मोटिवेशन हमारी क्या है, की फैक्टर है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है, डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है. ठीक है, तो मोटिवेशन हम सबके अंदर होता है, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर होता है. तो कैसे कैसे मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या नेचर होता है, ये हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे. तो इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द नेचर ऑफ मोटिवेशन. So motivation can be termed as a driving force, or it can also be stated as a process that starts and drives various activities, whether physical or psychological. तो ये क्या कह रहा है, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन जो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स होता है. एक हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स की तरह वो काम करता है, या तो साइकोलॉजिकली या फिर फिजिकली. फिजिकली मीन्स आई विल यूज माई बॉडी पार्ट्स फिजिकली, राइट. जब मैं फिजिकली कोई मोटिवेट करता हूँ, जैसे सपोज कि मैं, अब मेरी आज तबीयत खराब है, बट आई हैव सम इम्पोर्टेंट टास्क इन माय ऑर्गेनाइजेशन और इन माय कंपनी, या फिर मेरा एग्जाम है आज, लेकिन मुझे कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज है, आई हैव सम फीवर्स और आई हैव सम अदर इश्यूज एज वेल, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, एग्जाम देने जाऊंगा. तो मैं एग्जाम देने क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज दैट only because of the motivation feeling which I have. So motivation always work as a driving force which help us to complete the task जो हम करना चाहते हैं. तो ये ड्राइविंग फोर्स की तरह हमारे अंदर काम करता है. तो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि मेंटली भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो सकता हूँ ना किसी चीज को लेके, कि सपोज कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और क्या कहते हैं, मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, या फिर अगर मेरे अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है तो मैं काम अच्छे से नहीं करूंगा. तो मोटिवेशन ड्राइविंग फोर्स है, या तो फिजिकली काम करेगा, या मैं बॉडी के थ्रू उसको काम करूंगा, या फिर अपने दिमाग से उसको अपने अपने आप को स्ट्रांग बना के उसको यूज करूंगा अपने टास्क को खत्म करने के लिए. And the next thing which we have is the meaning of the word motivation.
So motivation word has been derived from a Latin word था एक motivation जिसका meaning होता है to move. That means we are moving towards, मतलब आगे की तरफ move करना. Motivation का मतलब ये होता है कि हम आगे move करना. कोई भी कोई भी क्या सिचुएशन है उसको आगे कैसे हमको मूव करना है, तो इसी को हम बोलते हैं मोटिवेशन. ठीक है, तो मोटिवेशन वैसे तो सबको पता ही होगा, लिटरल मुझे मीनिंग शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है मोटिवेशन के बारे में. आई होप एवरीवन ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द मोटिवेशन. बहुत सारी वीडियोस तुम देखते होंगे मोटिवेशन की, और हम मोटिवेशन को यूज भी करते हैं. वो जैसे अभी लाइव सेशन ले रहा हूँ मैं, या फिर मैं अगर सपोज अगर रात को मैं 8 बजे अगर लाइव सेशन लेता हूँ, स्टैटिस्टिकल की सेशन लेता हूँ लाइव. ठीक है, तो जिसको जिसके अंदर मोटिवेशन होगा, जिसको लगता है कि मैं स्टक हूँ, मेरे को स्टैटिस्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, आई जस्ट नीड सम हेल्प from anyone which can help me to understand the concept of statistical method, and then I will be able to solve all the questions which I have. So यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशन क्या करता है, आपको ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है. आपको क्या करता है, फोर्स करता है कि भाई तू ये काम कर ले, क्योंकि तेरे को इस जरूरत है. तो जिसको जरूरत होगी, जिसको मोटिवेशन जिसके अंदर होगा, ठीक है, उसको जरूरत नीड होगी, तो वो क्या करेगा, सेशन ज्वाइन करेगा, देखेगा, समझेगा, और उसको क्या हो जाएगा, उसको ईजी हो जाएगा एग्जाम में क्या कहते हैं, आंसर्स क्रिएट करने के लिए, या स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो मोटिवेशन ऐसे काम करता है. सो सी वी हैव वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन ओवर हियर थ्रू द डिफरेंट साइंटिस्ट, और यू कैन से साइकोलॉजिस्ट. सो फर्स्ट डेफिनेशन which we have over here is by the Feldman scientist. 2015 में कोई फेल्डमैन था, उन्होंने डेफिनेशन दी थी मोटिवेशन की, एंड इट इज लाइक एज the factors that direct and energize the behavior of humans and the other organisms. तो ये कह रहा है वो फैक्टर, ठीक है, वो तरीका या वो फैक्टर जो क्या कहता है, डायरेक्ट हमें क्या करता है, डायरेक्ट करता है, हमें एक फोकस देता है डायरेक्ट एक पाथ को फॉलो करने के लिए, और हमें क्या करता है, एनर्जाइज करता है द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. तो हमें एनर्जाइज करता है, हमें डायरेक्ट करता है, हमें कोई रास्ता दिखाता है, वो फैक्टर्स जो हमारे अंदर होते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं और ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं. सपोज एनिमल्स के अंदर भी, बर्ड्स के अंदर भी, और जो हमारे क्या कहते हैं सी एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, ये फीलिंग्स होती है, मोटिवेशन फीलिंग्स होती है. And the other definition which we have is given by the scientist Feist and Rosenberg in 2015, and it says the urge to move towards one goals to accomplish task. तो ये क्या है, the urge क्या कहता है, एक अंदर से जो एक फोर्स होता है. अर्ज में मतलब एक हम हमें उत्सुकता, यू कैन से, हिंदी मीनिंग में अर्ज हमारे क्या करता है, टू मूव टुवर्ड्स वन गोल. तो हमारे गोल की तरफ हमको मूव करने के लिए हेल्प करता है. जो फीलिंग ह्यूमंस के अंदर हेल्प करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, या अपने टास्क को खत्म करने के लिए, उसी फीलिंग को, उसी मोटिवेशन को, उसी क्या उत्तेजना को, उसी उत्सुकता को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन व्हिच वी हैव ओवर हियर इज इट्स गिवन बाय Camaro Premuzi 2015 again. ये कहता है, it is an internal state, dynamic rather than static in nature, that propels actions, direct behaviors, and is oriented towards satisfying both instincts and cultural needs and goals. तो ये क्या कह रहा है, ये इंटरनल स्टेट होती है, डायनामिक होती है. ठीक है. डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होती है. स्टैटिक मतलब होता है जो एक हमेशा एक जगह पे होती है. ठीक है, जिसका जो रेस्ट पे होती है, कोई भी पोजीशन जो हिलती नहीं है, जो चेंज नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक. बट the motivation behavior in human beings, it's always a dynamic nature. ठीक है, always having a dynamic nature, मतलब ये हमेशा बदलता रहता है, it's not fixed. ठीक है. and it help us to propels the actions को propel complete करने में help करता है. डायरेक्ट बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, एक डायरेक्शन में आगे हम काम करने के लिए हमें हेल्प करता है. और क्या करता है, इट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेटिस्फाइंग बोथ इंस्टिंक्ट्स एंड कल्चरल नीड्स एंड गोल्स. और क्या करता है, हमें ओरिएंट करता है किसकी तरफ, हमें अपनी जो हमारी जरूरतें हैं, इनर जो जरूरतें हैं हमारी, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर कल्चरल नीड्स, जो सामाजिक जो हमारी जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, और हमारे गोल्स, जो हमारे गोल्स होते हैं, उनको एम्स होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्प करता है. एक ह्यूमन बिहेवियर होता है. मोटिवेशन इज ऑलवेज अ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कुछ डेफिनेशंस हैं. यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम एंड यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ मोटिवेशन बाय दिस डेफिनेशंस. सो यहाँ पे कुछ और भी डेफिनेशंस है. द प्रोसेस ऑफ अरोजिंग एंड सस्टेनिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. सो यहाँ पे अरोजिंग का मतलब होता है उत्तेजना. ठीक है, इसका अरोजिंग का मतलब उत्तेजना ही होता है. द प्रोसेस ऑफ अरोजिंग, जो हमें उत्तेजित करता है, एंड सस्टेनिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और वो बिहेवियर जो हमें क्या करता है, सस्टेन करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है, यू कैन गो थ्रू विद देम. एंड आफ्टर दैट
it's saying that motivation has been mainly termed as a set of factors. मोटिवेशन हमेशा क्या होता है, फैक्टर्स का सेट होता है जो क्या करता है, ड्राइव करता है, ठीक है, या फिर हमें पुश करता है, हमें धक्का मारता है। पुश का मतलब ये होता है हमें धक्का मारता है, हमें पीछे से पुश कर रहा है, वंस इन अ सर्टेन डायरेक्शन और टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, ठीक है, एक सर्टेन डायरेक्शन में काम करने के लिए या फिर एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए जो हमें हेल्प करता है, जो हमारा बिहेवियर हमें इसके लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है, अरोज करता है, ठीक है, या फिर हमें पुश करता है, ड्राइव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ टर्म ऑफ, हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, वी कैन, आई विल यूज अ हाइलाइटर। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्राइव, जो हमें ड्राइव करता है, जो हमें फोर्स करता है, जो हमें डिजायर्स जो हमारे बताता है, जो नीड्स के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, जो हमारी विशेष होती हैं लाइफ में, दैट में लीड टू इंडिविजुअल बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर, ठीक है। तो ये हम क्या करता है, अगर मेरे को, मेरी कोई जिंदगी में मेरी विश है, मान लो अगर मेरे को जैसे साइकोलॉजी की मेरी विश है कि मैं बहुत अच्छा आगे फर्दर स्टडीज करूं, तो उसके लिए मेरे को मेरे अंदर कुछ इनर फीलिंग मेरे अंदर पैदा होगी, है ना, जो मुझे क्या करेगी, मुझे ड्राइव करेगी, मुझे बताएगी ये काम कर, या मुझे फोर्स करेगी। जैसे अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, मैं सच में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ऑफिस के काम के लिए 10 घंटे मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, और फिर जो मुझे ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं वो भी मुझे पूरा पढ़ना पड़ता है, और मुझे डेली ऑन डेली बेसिस मुझे टेस्ट देने पड़ते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं सीखना चाह रहा हूँ, तो मेरी जो इनर फीलिंग है, मोटिवेशन है, वो मुझे क्या कर रहा है, मुझे फोर्स कर रहा है, ठीक है, मुझे फोर्स कर रहा है कि भाई तेरा ये डिजायर है, तेरी ये विश है कि तू फिर साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़े, और कि बच्चों की हेल्प भी करे, और मैं अच्छे से इसको डिटेल में समझ भी सकूं। तो ये मेरे अंदर मोटिवेशन है, जो मुझे क्या कर रहा है, मुझे फोर्स कर रहा है, ठीक है, मेरी डिजायर्स की वजह से, मेरी जरूरत की वजह से, और मेरी विशेस की वजह से लाइफ में, दैट में लीड टू, ये यही क्या करता है, इस यही आगे जाके क्या करता है, इंडिविजुअल को हेल्प करता है टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, एक सर्टेन मैनर में बिहेव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई मोटिवेशन, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। 2-3 वर्ड है, एक तो मेन कि मोटिवेशन क्या होता है, इट्स ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ये याद रखना, मोटिवेशन इज ऑलवेज अ ड्राइविंग फोर्स, और यू कैन से इट ऑलवेज पुशेस अस, ठीक है, पुशेस अस इन अ सर्टेन मैनर टुवर्ड्स आवर गोल्स या फिर नीड्स या फिर विशेस। तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। एंड देन after that it says any human behavior can be said to be as a result of some kind of motivation। तो ये कह रहा है कोई भी ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी मोटिवेशन की वजह से उसका वो बिहेवियर है। सपोज कि किसी ने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, सपोज कि किसी ने कोई मर्डर कर दिया, तो मर्डर किया तो उसके पीछे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन होगा ना उसका, कि उसने क्यों किया ऐसा, किसी ने तो उसके साथ कुछ गलत किया होगा। सपोज कि उसकी फैमिली में किसी रिलेटिव को किसी ने गोली मार के उड़ा दिया पहले, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा होएगी, ठीक है, एक उत्तेजना उसके मन में पैदा होएगी कि यार मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है और मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मर्डर कर दूंगा उसका भी। तो ये क्या होता है, ये भी एक काइंड की क्या मोटिवेशन होता है, जो हमें क्या करता है, हमेशा ड्राइव करता है, हमें पुशिस करता है, ठीक है। तो हमेशा ये इस वर्ड को रिलेट करने की कोशिश करना मोटिवेशन के साथ। तो अभी ये क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन द थ्री मेन टर्म्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड आर नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स। तो ये कह रहा है कि जो मोटिवेशन होता है बेसिकली हमारे तीन टर्म्स की वजह से होता है। एक तो हमारा आ जाता है नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव्स। तो ये हमारा प्रोसेस है, नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ये हमारा प्रोसेस है मोटिवेशन का। तो पहले क्या हो जाती है, नीड। तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि नीड का मतलब क्या है, हमारी जरूरत। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए हमारी जरूरत क्या है। So these are related to a biological status of cellular or bodily deficiencies that lead to drives। तो हमारे यहाँ जरूरतें, तो जरूरतों को बेसिकली यहाँ पे क्या यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, हमारी बेसिक जरूरतें क्या है, जो हमारे शरीर से रिलेटेड है ना। शरीर से रिलेटेड मतलब कि मैं अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा, राइट। तो मेरी बायोलॉजिकल इश्यूज हो गया वो, मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, राइट। अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो भी मैं नहीं रह पाऊंगा। तो जो ऐसी जो मोटिवेशन होती है, ऐसी फीलिंग्स जो होती है, इंडिविजुअल नीड्स वाटर, फूड एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव। तो ये हमारी चीजें होती है जो हमारे बायोलॉजिकल नीड होती हैं, इसको फुलफिल करने के लिए जो मोटिवेशन हमारे अंदर पैदा होता है, ठीक है, कि अगर मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं, मुझे पानी नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे अंदर बहुत ऐसे ऐसी फीलिंग आ जाएगी, कैसे भी करूं कुछ भी हो जाए, मेरे को लेकिन पानी चाहिए, मुझे प्यास लग रही है बहुत, ठीक है। जैसे मैं रात को सो रहा हूँ, बहुत गहरी नींद में हूँ, ठीक है, और सर्दियों के मौसम में तो और भी उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी रात को ऐसा होता है ना हमारे साथ कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कितनी भी सर्दी हो, कितना भी मेरे को अपनी नींद खराब करनी पड़ रही हो, मैं उठ के जाके पानी पी के आऊंगा क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। दैट कम्स अंडर
needs, the basic needs which we have, and it also comes under the biological states of cellular or the bodily deficiencies. तो जो हमारी बॉडीज की जरूरतें होती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, जो हमारे अंदर जो एक फीलिंग पैदा होती है, ह्यूमन बिहेवियर जो हमारे अंदर जो डेवलप होता है, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। और किसकी वजह से? ये नीड्स की वजह से है, ठीक है। तो सेकंड क्या बोलते हैं? ड्राइव्स। तो ड्राइव्स क्या करता है? ये एक साइंटिस्ट थे ना, जो फ्रीस्ट एंड रोसेनबर्ग 2015, इन्होंने बताया था, the perceived states of tension that occurs when our bodies are deficient in some need, क्रिएटिंग एन अर्ज टू रिलीव द टेंशन। ठीक है। तो ड्राइव का मतलब क्या होता है? हमें ड्राइव करना, कि मुझे प्यास तो लग रही है, ठीक है, मुझे पता चल गया मुझे प्यास लग रही है, ये मेरी जरूरत है, कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, रात को मैं सो रहा हूँ, सो दैट कम्स अंडर नीड्स। अब ड्राइव क्या करता है? ड्राइव में क्या होता है कि वो स्टेट ऑफ टेंशन, ठीक है, कि मेरे को अभी क्या है, शुरू में तो मुझे प्यास लगी, मेरी आंख खुली रात को, तो फिर मैं कि हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि उठते ही सीधा पानी पीने चला जाऊंगा, पहले हमेशा माइंड में ये आता है कि भाई यार ज्यादा प्यास लग रही है क्या, काम चल जाएगा क्या, नहीं पीऊंगा तो चल जाएगा काम। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम एक बार क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब मुझे मेरे माइंड में अगर ऐसी फीलिंग आएगी कि सपोज कि नहीं यार मुझे अभी पानी जरूरत पड़ेगी, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगी, एक टेंशन मेरे माइंड में क्या करेगी, डेवलप करेगी, एंड इट कम्स अंडर द स्टेट ऑफ टेंशन, है ना। अगर मुझे टेंशन हो जाएगी तो क्या होगा, मेरे अंदर क्या है, एक फोर्स डेवलप होगा जो मुझे ड्राइव करेगा, है ना, उस काम को पूरा करने के लिए। तो उस काम को पूरा करने के लिए जो मेरे अंदर जो क्या कहते हैं, टेंशन क्रिएट हुई है, उसको जो ड्राइव करने वाला जो फोर्स है, वो ह्यूमन बिहेवियर है, वो किसके अंदर आता है, वो ड्राइव प्रोसेस के अंदर आता है। तो फर्स्ट वन इज योर नीड, सेकंड हमारा ड्राइव्स हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे उस काम को पूरा करने के लिए। और वो एफर्ट किसकी वजह से लगाएंगे? टेंशन की वजह से, कि मेरे दिमाग में टेंशन हो जाएगी कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो मुझे जाके पानी पीना ही पड़ेगा। तो जो वो जो फोर्स होगा जो मुझे ड्राइव करेगा, जो कि उठ के जाके मैं पानी पी के आऊंगा, उसको हम बोलेंगे ड्राइव्स। एंड थर्ड क्या होता है? थर्ड वन इज योर इंसेंटिव्स, ठीक है। तो इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स होते हैं, दिस इज एक्सटर्नल और इज फ्रॉम द environment and plays a role in motivating behaviors. It could be an object or an event. A trophy won in a game can be termed as an incentive to do well in that game. ठीक है। तो ये इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स अगर जो जॉब करते हैं उनको पता होगा, इंसेंटिव्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। इंसेंटिव्स किसे कहा जाता है? बेसिकली इंसेंटिव क्या होता है? एक्स्ट्रा प्राइज होता है जो हमें मिल रहा है, उसके अलावा कि हमें क्या मिल रहा है, उस जो हमें लालच मिलता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं अपनी जॉब का ही एग्जांपल देता हूं, सपोज कि मेरी सैलरी, अगर मेरी सैलरी 50,000 है, ठीक है, और मेरे को क्या कंपनी बोल रही है कि 50,000 तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे मैं कंपनी में जाके सारा दिन टाइम पास करूं, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी उसके बाद अगर मुझे क्या करे, कंडीशन रख दे कि 50,000 तो तुम्हारी सैलरी है, लेकिन अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर इसके अंदर फॉल करेगी, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी, अगर तुम्हारे काम करने के आवर्स अगर इतने होंगे, अगर 8 घंटे अगर तुमने डेली लॉग इन किया होगा, और अगर तुम्हारी अगर रेटिंग अगर ऐसी रहेगी, तुम्हारा बिहेवियर अगर ऐसा रहेगा, तो तुम्हें क्या करेगी, एज एन इंसेंटिव कंपनी विल रिवॉर्ड यू सम काइंड ऑफ, कंपनी विल रीपे यू सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा जो हमें चीजें मिलती है, जो हमें लालच दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। ठीक है। तो अगर मुझे अगर सैलरी से अलग कंपनी अगर मुझे 30,000 40,000 दे, कि अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को उसके लिए क्या करना है, मेरे को सिर्फ टाइम पे ऑफिस जाना है, पूरे 8 घंटे पूरे करने हैं, और परफॉर्मेंस पे थोड़ा ध्यान देना है, तो मुझे 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो पहले तो मुझे 50 ही मिल रहे थे, अब मेरे कितने हो जाएंगे, 90,000 सैलरी हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे अंदर लालच आ जाएगा, तो मैं उस 50,000 के लिए काम नहीं करूंगा जो मुझे ऑलरेडी मिल रहे हैं, मैं उस काम करूंगा उस 40,000 के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो लालच आ गया। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें मेरे अंदर मोटिवेशन डेवलप होता है। सपोज अगर कंपनी वाले मुझे इंसेंटिव ना दे, तो मैं क्या करूंगा, यार 50,000 तो मुझे मिलने ही है, चाहे मैं काम करूं या ना करूं, टाइम पे जाऊं या ना जाऊं। ठीक है। अगर मैं क्या परफॉर्मेंस अच्छी रखूं या ना रखूं, मुझे इतने पैसे तो मिलेंगे ही। तो मैं क्या करूंगा, मैं मोटिवेट होऊंगा ही नहीं, मुझे लगेगा ऐसे चल जाएगा काम। ठीक है। जैसे सरकारी नौकरी में बहुत ऐसा होता है, ठीक है, कि लोगों को इंसेंटिव नहीं मिलता है, इनकी जितनी बेसिक सैलरी होती है वही मिलती है, इसलिए काम करने ना करें तो ऐसा कुछ मन नहीं करता। लेकिन प्राइवेट नौकरी में हमेशा ये साइकोलॉजी है कि कंपनी क्या करती है, सैलरी के अलावा हमेशा इंसेंटिव बहुत अच्छे अमाउंट में रखते हैं, ताकि लोग अच्छे से काम करें। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इंसेंटिव। इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रॉफी वॉन इन ए गेम कैन बी टर्म्ड एज एन इंसेंटिव टू डू वेल इन दैट गेम। ठीक है। कि अगर पता चले कि तुम क्रिकेट मैच खेल रहे हो, और एक तो वैसे ही बोल दे
ठीक है, अगर मैं तुम्हें डिफरेंशिएट करूँ, क्रिकेट मैच चल रहा है और तुम किसी टीम में हो और तुम्हें बताया कि यार बस ऐसे ही फ्रेंडली मैच हो रहा है, जैसे हम बचपन में बोलते थे ना, फ्रेंडली मैच है भाई, पैसे का मैच लगाया गया, फ्रेंडली खेलेगा, तो बोलते नहीं फ्रेंडली खेलेंगे, तो फ्रेंडली में क्या होता था, बस ऐसे ही खेलते थे नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर कोई पैसे का मैच लगा दे, बोले कि भाई जो जीतेगा ना उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, तब देखना जितने के जितने 11 प्लेयर होंगे ना, वो चोट भी खाएंगे, मरेंगे भी, प्यासे भी खड़े रहेंगे और सब अच्छे से खेलेंगे। तो इंसेंटिव क्या करता, हमें ऑलवेज इनकरेज अस टू मोटिवेट आवर सेल्फ टू कंप्लीट द टास्क इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो ये इंसेंटिव होता है। तो ये हमारे कुछ क्या थे, कुछ फैक्टर्स थे। अगेन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज फंक्शंस ऑफ मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है फंक्शंस ऑफ मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट। तो मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 4 5 पॉइंट है, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड बिहेवियर। तो ये पहला पॉइंट क्या बता रहा है, पहला फंक्शन क्या बता रहा है कि हमारे बीच में क्या है, बायोलॉजी और बिहेवियर में क्या है, रिलेशनशिप है। तो बायोलॉजी और बिहेवियर में रिलेशनशिप क्या है, मैंने पहले भी बताया। जैसे अगर मुझे सांस नहीं ले पा रहा हूँ, अगर मैं समझो, अगर सपोज कि मैं रोड पे चल रहा हूँ और बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तो मेरे बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, मैं बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस फील करूंगा, राइट, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा, ये मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन क्या, मोटिवेशन आएगा कि भाई कैसे भी करके मेरे को यहाँ से, इस एरिया से जल्दी निकलना है और अपने घर पहुंचना है। ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे मैं अच्छे से सांस ले पाऊं। तो ये क्या होता है, बायोलॉजी और बिहेवियर हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा रिलेशनशिप होता है उन दोनों के बीच में। कि अगर मुझे बायोलॉजी, अगर मुझे भूख लग रही है, तो मेरे अंदर क्या करेगी, अगर अगर मैं खाली पेट हूँ, तो मुझे भूख लगेगी, ये मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा, मुझे फिर टेंशन हो जाएगी, राइट। उसके बाद मुझे क्या होगा, मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन किस चीज का होगा, कि मैं खाना खा लूं, राइट। तो ये बायोलॉजी और बिहेवियर हमेशा दोनों क्या होते हैं, दोनों रिलेशनशिप आपस में रहते हैं। तो अरे एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, it is possible that certain psychological responses may motivate an individual to behave in a certain way or take certain actions. For example, a person may wake up at night from a sleep to get an extra blanket because he or she felt cold, or he or she may wake up to get water because he or she was feeling thirsty। तो ये कह रहा है ना, यही वाली बात, बायोलॉजी वाली बात। सपोज कि अभी सर्दियां ही चल रही हैं, दिसंबर चल रहा है, रात को अगर सपोज आपके पास ब्लैंकेट, एक ही ब्लैंकेट से आप सो गए और उसमें आपको सर्दी लग रही है रात को, ठीक है। तो सर्दी लगी तो एक किस में आ जाएगा, बायोलॉजी में आ जाएगा, राइट, कि हमारी बॉडी को सर्दी लग रही है। तो फिर हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, बिहेवियर में ये चेंज आएगा कि सर्दी लगेगी तो आपकी आंख खुल जाएगी, आंख खुलेगी तो हम क्या सोचेंगे कि यार क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए मुझे क्या, मुझे दूसरा ब्लैंकेट चाहिए। और जो मेरे अंदर जो न्यू ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंज आएगा, जो मोटिवेशन आएगा, वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे ड्राइव करेगा, वो मुझे पुश करेगा, सो दैट आई विल टेक एन अनदर ब्लैंकेट, सो दैट जो मुझे सर्दी जो लग रही थी वो मुझे ना लगे। तो हमेशा जो बायोलॉजी होती है, बिहेवियर होता है, हमेशा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया पहला, रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड बिहेवियर। जब भी तुम्हें ऐसा दिखे रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड बिहेवियर, तो तुम समझ जाना बायोलॉजी मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, हमारे शरीर की जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा बिहेवियर जो हम शो करते हैं, हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है, जो मोटिवेशन आता है, उसी को हम रिलेशनशिप बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन बिहेवियर। ठीक है, accounting for variation in behavior, ये क्या कह रहा है, motivation can also be used in order to account for variation in behavior. It is sometimes possible that the variation in the behavior of the individual cannot be explained in terms of difference in their skill or abilities. तो second क्या कह रहा है कि हमारे बिहेवियर में हमेशा चेंज भी होता है, अकाउंट कर रहा है उस चीज को, ये ठीक है, यहाँ फंक्शन बता रहा है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि सपोज कि आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज मैं बहुत ही बढ़िया मूड में हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ऑफिस जाके बहुत अच्छे से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन सपोज कि उससे अगले दिन ही मैं इतना लेजी फील कर रहा हूँ, फ्रेश फील नहीं कर रहा, रिफ्रेश फील नहीं कर रहा, तो मेरे अंदर क्या होगी, मैं मोटिवेट होके काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन बिहेवियर क्या एक्सप्लेन करता है कि आई एम ए सेम स्किल्ड पर्सन, ठीक है, मैं वही आदमी हूँ, मैं सेम पोस्ट पे हूँ, और आज मैं सेम स्किल पर्सन हूँ, ठीक है, मैं सेम पोस्ट पे मैं एक ही काम करूंगा ऑफिस में जाके, लेकिन आज मैं ज्यादा मोटिवेट हूँ और कल मैं ज्यादा मोटिवेट नहीं होऊंगा। तो ऐसा भी ह्यूमन बिहेवियर के अंदर होता है। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर वेरियस इन बिहेवियर, ये इस फैक्टर के अंदर आता है, इस फंक्शन के अंदर आता है कि हम सेम पर्सन होने के बावजूद, सेम स्किल होने के बावजूद भी कभी कभी हम अच्छे से काम करते हैं, कभी कभी हम अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो अरे जाता है। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज make inferences about the private state of an individual based on his her public actions। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, we may often attribute an overt behavior to some
इंटरनल कॉजेज, ठीक है। तो ये क्या है, मेक इन्फरेंसेस अबाउट द प्राइवेट स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हिज हर पब्लिक एक्शंस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे मोटिवेशन जो होते हैं, हमारी जो थॉट होती है, सपोज कि मैं अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूं, मैं किसी बात को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, ठीक है, या बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस हूँ। सपोज कि मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम बहुत ही खराब गया, ठीक है, तो मैं चुपचाप बैठा हूँ और मैं बहुत ज्यादा अंदर से ऐसा फील कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अगर सपोज मैं पब्लिक प्लेस में चला गया, सपोज मैं कहीं मार्केट में चला गया, सब्जी खरीदने चला गया, अब मेरा माइंड तो यही सोच रहा है कि मेरा एग्जाम, आज का एग्जाम बहुत खराब गया है, लेकिन मैंने सब्जी वाले से वहां पे जबरदस्ती लड़ाई कर ली क्योंकि मेरा मूड ही ऑफ था, ठीक है। उसने 5 रुपए कोई फालतू बोल दिए और मेरा क्या दिमाग खराब हो गया, और मैंने सारा गुस्सा वहां निकाल दिया, ठीक है, उस पे निकाल दिया जो मेरा मूड ऑलरेडी खराब था। तो इसी को हम बोलते हैं कि मेक इन्फ्लुएंसेस अबाउट द प्राइवेट स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंस बता रहा है कि जो हमारा प्राइवेट स्टेट होता है ना किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, कि हमारे अंदर जो इंट्रिंसिक जो मेरा बिहेवियर है, इंट्रिंसिक जो मेरी फीलिंग्स है, प्राइवेट जो मेरी फीलिंग्स है, वो मेरे एक्शन से, मेरे पब्लिक एक्शन से भी पता चल जाते हैं कि मेरे अंदर की मोटिवेशन क्या है, मेरे अंदर की फीलिंग क्या है, तो वो पब्लिक एक्शन से भी पता चल जाते हैं। एंड इसके बाद हमें क्या बता रहा है, इसके बाद बता रहा है फॉर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शंस। तो ये क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी हमारे क्या, हमारे अंदर मोटिवेशन एक पैदा होता है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज कि यहाँ पे बोल रहा है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन रिलेटेड टू इंटरनल मोटिवेशन एज वेल एज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू कंट्रोल वन एक्शंस, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सपोज कि कोई लड़का है, उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है, उसके मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं कमाते, कोई भी नहीं कमाता, अकेला वही कमाने वाला है, तो क्या आ जाएगी उसके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, राइट। अगर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, अगर उसका मन भी नहीं है ना कमाने का, अगर वो सोच रहा है कि नहीं यार मेरा तो आज मन नहीं ऑफिस जाने का, मैं तो नहीं जाऊंगा, या मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाएगा कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए वो क्या करेगा, हमेशा मोटिवेटेड होने की वजह से वो हमेशा क्या करेगा, काम करता ही रहेगा वो, ठीक है, तो अपने एक्शंस को कंट्रोल करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। तो ये क्या कह रहा है, फॉर असाइनमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एक्शंस, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी मेरे एक्शंस क्या होते हैं, चेंज करते हैं हमेशा। अगर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस क्या करूंगा, प्लान करूंगा, राइट। So individual are considered as less responsible for their actions in the following conditions. तो जो कोई भी इंसान होता है, कोई भी ह्यूमन होता है, तो उसको हम लेस रिस्पॉन्सिबल कब बताते हैं कि भाई ये तो बंदा रेस, हम बोलते ही नहीं बहुत बार कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल वन, कि तुम तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो यार, तुम्हारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक ही नहीं हो, ठीक है। तो ये हम कब बोलते हैं, हम तब बोलते हैं कि when an individual intentions were not to cause negative outcomes, ठीक है। when an individual's intention were not to cause, जहां पे कोई इंडिविजुअल की इंटेंशन नहीं होती, कोई वो जानबूझ के ऐसा काम नहीं करता कि उसके आउटकम क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, द बिहेवियर वेयर प्रोवोक्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, जो बिहेवियर होता है जो प्रोवोक करता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है। एंड थर्ड कह रहा है, द बिहेवियर और एक्शंस वर एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स और ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। तो थर्ड कह रहा है, बिहेवियर में जो चेंज आता है, एक्शन में जो चेंज आता है, किसकी वजह से, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, या फिर ड्रग्स की वजह से, या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से, ठीक है। आशिकी टू सबने देखी होगी मूवी, है ना। तो वो आशिकी टू में क्या हो गया था, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल भी लेता था, ठीक है, ड्रग्स भी लेता था, और अपने काम को लेके भी क्या हो गया था, वो लेजी हो गया था, अपना काम ही नहीं करता था, ठीक है। तो वो क्या हो गया था, उसके अंदर क्या हो गया था, रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया था, इरिस्पॉन्सिबल हो गया था वो, है ना। उसको रिस्पॉन्सिबल पे काम ही नहीं कर रहा था, वो लेस रिस्पॉन्सिबल हो गया था। तो जब भी कोई इंसान ऐसा काम करता है कि अल्कोहल बहुत ज्यादा लेता है, या फिर ड्रग्स बहुत ज्यादा लेता है, या फिर किसी कारण की वजह से अपना काम ही करना भूल जाता है, तो इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, लेस रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट। And the next points which we have over here is it's explaining about the perser, परसिवरेंस, ओके, डिस्पाइट ऑफ एनी एडवर्सिटी, ठीक है। तो ये कह रहा है अ चाइल्ड विद फिजिकल डिसेबिलिटी, तो ये कह रहा है कि एक्सप्लेनिंग परसिवरेंस, परसिवरेंस होता है कि हमारी एबिलिटी या फिर हमारा मोटिवेशन को ही एक दूसरी तरह से हम इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी, डिस्पाइट ऑफ एनी एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग यहाँ पे होता है कि हमारे अंदर कोई अगर इशू है, बायोलॉजिकल इशू है, सपोज अगर मैं चल नहीं सकता हूँ, या फिर मैं देख नहीं सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं सुन नहीं सकता हूँ, या मैं बोल नहीं सकता हूँ, उसके बाद भी अगर मैं मोटिवेशन के साथ अगर मैं अपना काम करता हूं, तो उसी को हम बोलते हैं परसिवरेंस, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई अगर चाइल्ड है, अगर वो फिजिकल डिसेबल है, फिजिकली चल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, सक्सेसफुल हो जाता है अपनी लाइफ में। अगर मैं तुम्हें बताऊं, अभी रिसेंटली 3 या 4 साल पहले एक फिजिकल डिसेबल लड़की है थी, तो क्या वो क्या थी, मतलब वो चल नहीं सकती थी और उसके साथ बहुत ज्यादा इश्यूज थे। शी वाज ऑन व्हील चेयर, बट स्टिल शी लाइक somehow she was able to clear her IAS examination, and now she is posted as an IAS officer, I think in Rajasthan, I think. So क्या वो फिजिकल डिसेबल थी, फिर भी उसके अंदर इतने ज्यादा मोटिवेशन थे, वो फिर भी सक्सेसफुल बनी। ठीक है, और जिनके पास सब चीजें, सब कैपेबिलिटी होती है, वो नहीं बन पाते। तो कभी कभी कैसा होता है, जो इनकेपेबल होते हैं ना, जिसमें डिसेबिलिटीज होती है, वो ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कि यार मेरे को तो भगवान ने ऐसा बना दिया, तो अब मैं ज्यादा मोटिवेट हूँ और मुझे सक्सेसफुल बनना ही बनना है। तो तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे जो फिजिकल डिसेबल होते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से कुछ कुछ ना कुछ बढ़िया अचीव करते हैं। बहुत सारे फेसबुक पे तुम देखते ही होंगे कि प्लीज लाइक एंड शेयर, तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा, ये वो ऐसे बहुत सी चीजें आती रहती हैं, देखा ही होगा। तो इसके बाद आ जाता है हमारा द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कौन कौन से होते हैं हमारे? So the first one is primary and secondary motivation, and the second one is extrinsic and intrinsic motivation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन क्या होते हैं? प्राइमरी मोटिवेशन हमेशा वो रहेंगे जो हमारे बायोलॉजिकल नीड्स पे डिपेंड करेंगे, राइट? जो मैंने पहले बताया, रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड बिहेवियर। तो प्राइमरी मोटिवेशन हमेशा वो रहेंगे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं तो मैं सांस कैसे लूंगा, मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना कैसे खाऊंगा, मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी कैसे पीऊंगा। तो वो जो मोटिवेशन होंगे वो हमेशा हमारे प्राइमरी मोटिवेशन के अंदर आएंगे। सेकेंडरी मोटिवेशन कौन से होते हैं? सेकेंडरी मोटिवेशन होते हैं जो इसके बाद आते हैं। ठीक है, कि मुझे लाइफ में आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, मुझे खाना भी मिल रहा है टाइम पे, पानी भी मिल रहा है, मैं क्या कहते हैं, सारी मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी फुलफिल हो रही है, लेकिन मुझे लाइफ में आईएएस ऑफिसर बनना है। तो जो दूसरे टाइप की मोटिवेशंस होती हैं, इस टाइप की जो मोटिवेशंस होती है वो हमेशा आती है हमारी सेकेंडरी मोटिवेशन के अंदर। इफ आई विल रीड द स्टेटमेंट फॉर सेकेंडरी मोटिवेशन, इट इज टर्म्ड एज लर्नड मोटिवेशन। जो हम लर्न करते हैं मोटिवेशन को, दिस में डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी सबकी अलग अलग हो सकती है, राइट? प्राइमरी मोटिवेशन तो सबका ही सेम होगा, है ना? कि हम सांस नहीं ले पा रहे तो सबको ही सांस लेनी है, प्यास लगेगी तो सभी पानी पियेंगे, है ना? तो जो प्राइमरी मोटिवेशन है सबकी सेम होगी, लेकिन सेकेंडरी मोटिवेशन सबकी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ये मेरी सेकेंडरी मोटिवेशन है, लेकिन अगर किसी को पेंटर बनना है तो उसके लिए वो सेकेंडरी मोटिवेशन हो जाएगी, राइट? तो सेकेंडरी मोटिवेशन हमेशा किसी के लिए भी अलग हो सकती है। तो अगर सेकंड इसकी जो टाइप्स है वो है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा वो होती है, कैन बी डिफाइंड एज द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द पर्सन, यूजुअली इन्वॉल्व्स रिवार्ड्स एंड प्रेजेस। ठीक है, तो देखो ये बोल दिया ना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमें क्या करते हैं, हमेशा हमें से एक्सटर्नल वे से हमें मिलता है। जैसे अगर कोई मुझे बोले कि अभी तो मैं क्या है, अभी तो मैं अपनी क्या कहता है, ऐसी जो मेरा मन करता है पढ़ाने का तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर यही लेक्शन लेक्चर देने के जो साइकोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, अगर इसी लेक्चर के अगर मुझे 1 घंटे करके और मुझे 1000 रुपए देगा, ठीक है, कि भाई 1 घंटे पढ़ाना, यू विल गेट 1000 रुपीज एज एन रिवार्ड, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा, राइट? मैं हमेशा टाइम पे आऊंगा, मोटिवेट हो जाऊंगा, और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे उस चीज का रिवार्ड मिल रहा है। तो जो हमेशा जो रिवार्ड की वजह से जो मोटिवेशन होता है, जो एक लालच की वजह से मोटिवेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और जो दूसरा हमारे पास आ जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो हमारी खुद से मोटिवेशन होता है। ठीक है, मैं अपने एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ कि जैसे मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूँ, किसी ने मेरे को नहीं बोला था कि पर्सनली मेरे को पहले किसी ने बोला था कि आप पढ़ा दो, मेरा मन किया, मुझे साइकोलॉजी पढ़ाना है, हेल्प करनी है बच्चों की, बहुत बच्चे इशू फेस कर रहे हैं, तो मैं उनको एक बेसिक टच देना चाहता हूँ, बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो वो मेरा जो मोटिवेशन था उस टाइम पे, वो क्या था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन था, जो मैं खुद से चाह रहा था, राइट? तो ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे अभी आके बोले, थर्ड पार्टी कोई भी मुझे अगर मुझे आके बोले कि सर आप ये 2000 रुपए लो और फिर आप अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट करो, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं पढ़ाऊं तो आपको, लेकिन वो 2000 रुपए की वजह से पढ़ाऊंगा, कि मुझे 1 घंटे के 2000 रुपए मुझे कोई दे रहा है पढ़ाने के लिए, तो मैं उसकी वजह से पढ़ाऊंगा। और पहले तो मैं अपनी मर्जी से पढ़ा रहा था, लेकिन बाद में मैं उस रिवार्ड की वजह से पढ़ाऊंगा। तो एक्सटेंसिंग मोटिवेशन क्या होते हैं, हमेशा जो एक रिवार्ड की वजह से होते हैं। इंस्टेंट इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होते हैं जो हमेशा हमारे सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो किसी भी लालच की वजह से नहीं होता, किसी भी रिवार्ड की वजह से नहीं होता, जो हम अपनी खुद की मर्जी से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया बेसिकली इन दोनों के बीच में।
And we have some components of intrinsic motivation over here. The challenge, enjoyment, mastery and autonomy, self determination. Challenge में क्या होता है? This related to an extent to which an individual enjoy the excitement that accompanies a new challenge. ठीक है, तो न्यू चैलेंज क्या होता है कि दिस इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट टू विच, तो ये वही एक्सटेंट है जहाँ पे हम एक न्यू चैलेंज फेस करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक न्यू चैलेंज फेस करने को मिलेगा जिसको मैं क्या करूंगा, इंजॉय करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई थी, मेरी खुद की फीलिंग थी कि मैं पढ़ा हूँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, राइट, कोई नया एक्सपीरियंस इंजॉय कर रहा हूँ, एक नया चैलेंज फेस कर रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ से मिलेगा इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट आ जाएगा, दिस इज रिलेटेड टू द प्लेजर, तो ये क्या मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स एन इंडिविजुअल मे ऑब्टेन फ्रॉम कैरिंग आउट द टास्क। ठीक है, तो ये एंजॉयमेंट मुझे मिल जाएगा। मास्टरी मिल जाएगी, मास्टरी मतलब मैं एक इसमें एक अच्छे से मैं क्या कर जाऊँ, मेरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे खुद से और मैं मास्टर बन जाऊंगा इस सब्जेक्ट में। दिस इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ द प्राइड एंड accomplishment that an individual may experience when he or she carried out a difficult task। ठीक है, तो मैं अगर मैं इसको करूंगा, अगर मैं डिफिकल्ट टास्क और खुद से पूरा करूंगा, अगर खुद के मोटिवेशन से पूरा करूंगा, तो जो मुझे प्राइड फील होगा, मुझे अकम्पलिशमेंट जो फील होगी, वो क्या होगा, मेरे एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा, राइट। इसके बाद आता है ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन तुम्हें पता ही है, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या बोलते हैं हिंदी में द ऑटोनॉमी दैट एन इंडिविजुअल एंजॉय व्हाइल कैरिंग आउट द टास्क, दैट इज द फ्रीडम विद व्हिच द इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन what is to be done and how is to be done। तो determination भी यही होती है, हिंदी में नहीं यार, मेरे को हिंदी एग्जैक्ट वर्ड ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। डिटरमाइन, determination दृढ़ हिंद निश्चय, हाँ, आई दृढ़ थिंक। निश्चय, बहुत सही बोला तुमने। अब मेरे को क्या है एक, हाँ, दृढ़ संकल्प। ठीक है, तो डेटर्मिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाता है दृढ़ संकल्प। तो यही हमारा डिटर्मिनेशन हम डेवलप करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से। हम ये इसका याद रखना कि हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, जो हम खुद से डेवलप करते हैं, जो हमारी मर्जी से हम जो काम करते हैं, उस वो मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं, एज अ गिफ्ट लगा लो तो हमें यहाँ पे मिलेंगी, अगर हम इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन से करेंगे। लेकिन अगर सपोज कि मैं यही काम अगर रिवार्ड की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या उस रिवार्ड के लिए ही करूंगा ना, तो मैं चैलेंज चैलेंज फेस करूंगा, ना इंजॉयमेंट फेस करूंगा, ना मास्टरी करूंगा, ना कुछ सेल्फ डिटरमाइन करूंगा, जो भी होगा उस रिवार्ड की वजह से होगा। So next we have some theories of motivation over here। So थ्योरीज में कुछ कुछ साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स रिप्रेजेंट किए हैं, जो एक तरीका बताते हैं, थ्योरीज बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर मोटिवेशन ऐसे डेवलप होता है, और ये स्टेप्स होते हैं, और ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, राइट। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो फर्स्ट मॉडल विच वी हैव इज ड्राइव रिडक्शन मॉडल। द नेक्स्ट मॉडल वी हैव इज द ऑप्टिमल अरोजल मॉडल। द third one which we have is incentive theories. The fourth one is cognitive approaches to motivation, and the fifth one is the sorry यार, hierarchy hierarchical, इसको ऐसे बोलते हैं hierarchical मॉडल। बहुत सीखा था मैंने पहले इस वर्ड को बोलने के लिए, hierarchical मॉडल इसको ऐसे बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज एल्डर एल्डरफर्स ERG थ्योरी। ERG थ्योरी होती है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ठीक है, ये थ्योरी यहाँ पे है। इसके बाद है हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। यहाँ पे इन्होंने मोटिवेशन को फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। देन द नेक्स्ट वन इज मैकलैंड एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे नीड की वजह से, नीड ऑफ अचीवमेंट कि मेरे को कुछ बनना है, नीड ऑफ एफिलिएशन कि मेरे को यहाँ पे कुछ एफिलिएट करना है, नीड ऑफ पावर कि मुझे कोई पावर चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कुछ थ्योरीज हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके एक्सप्लेन किया है। तो मैं ये सब चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जो ये थ्योरी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, ये हमें क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट lack of some basic biological needs produce a drive to push an organism to satisfy the need। it is again the same as the definition of the motivation, right? So whenever we face some lack or some need as per our biological needs, we always try to push ourselves to satisfy that need, right? तो यही जो प्रोसेस होता है, यही इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। इसलिए मैं बार बार ये चीजें बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, यही चीज हम शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी थ्योरी में यही बताया गया है। और इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ टेंशन, जो हमें टेंशन होती है बेसिक नीड की वजह से, कि मुझे प्यास लग रही है, पानी नहीं है, मुझे पानी चाहिए, तो ये जो टेंशन होती है। और अरोजल, अरोजल मतलब उत्तेजना। ठीक है,
दैट चैनलाइज बिहेवियर टू फुलफिल ए नीड। तो यही इस थ्योरी के अंदर आती है फीलिंग, ठीक है। तो इन्हीं को थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मैंने ये पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद आ जाता है ऑप्टिमल अरोजल मॉडल। इसमें जो साइंटिस्ट थे फिश एंड रोजनबर्ग 2015, इन्होंने क्या किया था, एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, ऐसे करके द ऑप्टिमल अरोजल मॉडल, ठीक है। अरोजल मतलब मैंने बताया उत्तेजना। तो ये मॉडल क्या बताया है, ये मॉडल ये बता रहा है कि वी फंक्शन, जो हम काम करते हैं हमें, जो हम सबसे बेस्ट काम हम कब करेंगे, जो हम अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट काम तभी करेंगे जब वी आर मॉडरेटली अरोज्ड, या मतलब सबसे ज्यादा जब हम एक्साइटेड होंगे। ये कहना चाह रहा है कि जब हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, तो हमारा जो आउटपुट होता है ना, वो भी उस टाइम पे सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मेरे को रात को 2 बजे भूख लग गई है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, जब जब भी फोन में निकाल के स्विगी निकाल के, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं कैसे ना कैसे करके खाना लेके आऊंगा क्योंकि मुझे भूख लग रही है। या फिर ये उत्तेजना तो हम किसी भी वे में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है बायोलॉजिकल नीड, इट कैन बी टर्म्स इन एनी इन सिमिलर वेज एज वेल इन सम अदर्स, इन सम अदर कैटेगरीज लाइक कि मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है, मेरी बाइक खराब हो गई है, ठीक है, लेकिन आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, मैं ऑफिस जाऊंगा तो भाई मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉयमेंट होने वाला है अगर आज मैं ऑफिस जाऊंगा तो ये क्या हो जाता है, बहुत उत्तेजना। तो जब जब मेरी उत्तेजना सबसे ज्यादा होगी, मेरा आउटपुट भी उतना सबसे ज्यादा होगा। तो यही इस मॉडल के अंदर बनाया गया है, या ग्राफ बनाया गया है कि यहाँ पे लो, यहाँ पे अगर मेरी उत्तेजना कम है, मेरा अरोजल अगर कम है, मैं कम एनर्जाइज हूँ, मैं अगर इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हूँ, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो भी वीक होगा। अगर यहाँ पे सबसे हाई पॉइंट में अगर मेरा मोटिवे ये कि अरोजल जो है, मेरा उत्तेजना जो सबसे ज्यादा होगी, तो मेरा जो आउटपुट आएगा काम का वो भी यहीं पे होगा। अगर उत्तेजना कम होती जाएगी तो आउटपुट भी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही इस थ्योरी में बताया गया है। इंसेंटिव थ्योरीज में मैंने बताया था, इंसेंटिव क्या होता है, एज एन रिवार्ड काम करता है। तो एज एन रिवार्ड अगर हम किसी को हम अगर बताते हैं तो मोटिवेशन क्या है, वैसे वर्क करता है, इंसेंटिव्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। कोग्निटिव अप्रोचेस में क्या करता है, मोटिवेशन इज अ रिजल्ट ऑफ पीपल थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स। कोग्निटिव अप्रोच क्या करता है मोटिवेशन में, कि पीपल बिलीव थॉट में क्या कह रहा है, कि अगर कोई किसी ने बोल दिया कि भाई ये सामाजिक इश्यूज हैं इस गांव में, तो ये सब रूल चलेंगे, ठीक है, इस गांव में इस कास्ट के लोग इस कुएं से ही पानी लेंगे, ऐसा होता है ना गांव में, बेसिक गांव में। तो वो क्या हो जाएगा कि क्या पीपल थॉट हो जाएगी, लोगों की ऐसी सोच है, उनकी ऐसी बिलीफ है, उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे अंदर भी वैसा ही मोटिवेशन होगा, मैं हमेशा ये सोचूंगी हाँ यार मेरे को वहीं से पानी पीना है, कि मैं कहीं से नहीं पी सकता, ये मेरे गांव का रूल है, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव अप्रोचेस हो जाती है। द नेक्स्ट वन जो मैंने बताया था इसमें हेराकीकल मॉडल, इसमें हमें बताया गया है कि जो ये इन्होंने जो टेबल बनाया गया है, सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल नीड, जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है उनको पूरा करते हैं, उसके बाद सेफ्टी नीड्स पे हम आते हैं, उसके बाद लव बिलोंगिंग्स की जीन जो नीड होती है उसको हम पूरा करते हैं, उसके बाद एस्टीम नीड्स को हम पूरा करते हैं, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसको हम पूरा करते हैं। तो ये क्या करता है, एक ऑर्डर फॉलो करता है कि पहले नंबर पे हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करेंगे, दूसरे नंबर पे हम इसको पूरा करेंगे, तीसरे में इसको लव एंड बिलोंगिंग्स को, चौथे में एस्टीम्स को, एंड फिफ्थ वन में सेल्फ एक्वेजाइजेशन, ठीक है। तो ये सब हमारा ऑर्डर फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मैं सेफ्टी के बारे में सोचूंगा उसके बाद मैं साइकोलॉजिकल नीड के बारे में सोचूंगा। सबसे पहले तो मैं यही सोचूंगा ना कि भाई आज मुझे मेरा पेट कैसे भर लूं, मैं खाना कैसे खा लूं। उसके बाद ये सोचूंगा ना कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे मेरी किसी से लड़ाई हुई है तो मुझे कोई खतरा तो नहीं है। पहले तो मैं अपना पेट भरूंगा उसके बाद उस पे जाऊंगा। और जब वो मेरी फुलफिल हो जाएगी कि हाँ यार इस सोसाइटी में अब मैं सेफ हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, उसके बाद मैं क्या सोचूंगा कि हाँ यार अब मेरी लाइफ में क्या होना चाहिए कि मेरे को कुछ लाइफ में कुछ बनना है, मेरे को शादी करनी है, ठीक है, मेरा कोई पार्टनर होना चाहिए। तो मेरी मोटिवेशन वहां पे शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एस्टीम नीड्स। जब मेरे ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि लाइफ में क्या होना, एस्टीम होना चाहिए। एस्टीम मतलब लग्जरियस में, कि अब मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये सब फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर ये काम करता है मोटिवेशन। इसके बाद हमारे पास कुछ ये थ्योरीज भी हैं, आप इसको एक बार देख लेना। टू फैक्टर थ्योरी, फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर सैलरी एक्विडेट वर्कलोड, वर्कलोड ज्यादा होता है फिर भी मैं काम करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी सैलरी हाई है और बोनसेस हैं, ठीक है। गुड रिलेशनशिप सुपरवाइजर पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, तो अगर गुड रिलेशनशिप है मेरा सुपरवाइजर से सीनियर्स के साथ, ये क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये मेरे को इसके यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो ऐसे ये फैक्टर्स होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है
मैकलीलैंड्स एक्वायर्ड नीड ऑफ थ्योरी, इसमें क्या होता है कि नीड फॉर अचीवमेंट, मैं कुछ अचीवमेंट करना चाहता हूँ लाइफ में, उसकी वजह से मोटिवेशन डेवलप होगा। अदर वन इज एफिलिएशन, दिस इज रिलेटेड टू मेंटेनिंग क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, कि ये क्या करता है क्लोज और रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए दूसरों के साथ, जैसे अगर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, अगर इफ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, सपोज कि उनके बीच में लड़ाई भी हो रखी है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, कनेक्शन बना के रखेंगे, ताकि भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे हमेशा मेंटेन करके रखना, हमें क्लोज रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए फिर भी वो मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि उनको हमेशा पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ रहना है। तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ मोटिवेशन ही हुआ, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा एफिलिएशन के अंदर। इसके बाद आ जाता है नीड ऑफ पावर, ये हमें बोल रहा है दिस इज रिलेटेड टू हैविंग एन इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट एंड टू हैव अ कंट्रोल ऑन अदर्स। ठीक है, पावर, कि भाई मुझे पावर चाहिए, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे पावर चाहिए, तो वो मोटिवेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, कि मुझे कंट्रोल करना है किसी और को, जैसे मुझे नेता बनना है, तो नेता क्यों बनना है, क्योंकि मैं सबको कंट्रोल करना चाहता हूँ, जो मैं कहूँ वही बात मेरी सब माने। ठीक है, तो ये हमारा मोटिवेशन आ जाएगा नीड फॉर पावर में। तो हमारा मोटिवेशन चैप्टर हमारा यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मुझे एक बार बता दो सबको कुछ समझ में आया कि नहीं आया है, या सिर्फ सुन रहे थे, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। हेलो, हेलो। एनीवन, एनी डाउट? नो, नो। तो मोटिवेशन और इमोशन, ऐसे नेक्स्ट चैप्टर इमोशन है, तो इसमें कुछ ज्यादा, सच में कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कराना तो है ही, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो लेकिन इसके बाद जो हमारे जो कोर्सेज स्टार्ट होंगे, वो सच में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिकल में थोड़ा मैथमेटिक्स आती है, तो जिन्होंने मैथमेटिक्स पहले पढ़ी है तो उनके लिए शायद ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने मैथमेटिक्स के साथ टच नहीं है तो उनको थोड़ा सा उसमें ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आज रात को एक सेशन लूंगा अलग से, जहाँ पे मैं स्टैटिस्टिकल का इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैं आई विल ट्राई कि मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूं, कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं साइकोलॉजी में, वो हम क्यों पढ़ते हैं, हमारा बेसिक नीड क्या है इसको पढ़ने की, और हम कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन मैं आपको आज के अंदर ही दूंगा, और मैं रात में या सुबह में, अगर अगर इफ अगर लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप एक सेशन ले लो, हमें पूरा रिवाइज करा दो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट बना के एक सेशन में, 2 घंटे का सेशन हो या 3 घंटे का सेशन हो, जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट मेक श्योर यू ऑल आर रेडी विद योर डाउट्स। ठीक है, बी प्रिपेयर विद योर डाउट्स। अगर पढ़ोगे नहीं तो डाउट ही नहीं आएगा, पहली बात तो यही होगी, तो पढ़ लेना प्लीज। कोई डाउट आए किसी को तो नोट डाउन कर लेना, मैं एक सेशन लूंगा जहां पे मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा। इसके अलावा किसी को अगर पूछना है तो मुझे बताओ, अदरवाइज वी विल टेक सम ब्रेक। एंड इसके बाद इमोशन है, मैं इमोशन भी बहुत जल्दी कराऊंगा, थ्योरीज में नहीं बताऊंगा। अगर मैं अभी कंटिन्यू भी अगर आपको बताऊं तो थ्योरीज आपको खुद से ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। मैं खुद बोर हो गया हूं मैं मोटिवेशन और इमोशन पढ़ के, मैंने पहले भी पढ़ा था, और आज मुझे लेक्चर देने से पहले भी मैंने दोबारा पढ़ा है मोटिवेशन और इमोशन। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। थ्योरी मतलब यही एक्सप्लेन किया हुआ है। थ्योरी मतलब क्या होती है कि यहाँ पे डेफिनेशन दे ही दी, तो ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन भी साइंटिस्ट ने ही तो दी है ना, साइकोलॉजिस्ट ने दी है ना। तो ये डेफिनेशन प्रूव कैसे हुई है, ये डेफिनेशन यहाँ से प्रूव हुई थ्योरी से, जो उन्होंने मॉडल जो उन्होंने बनाए हैं, जो उन्होंने जो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे, यहाँ से उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि भाई जो इमोशन होता है वैसे 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 वर्क करता है, और इन्हीं की बेसिस पे यहाँ से क्या हमारे पास डेफिनेशन हमने निकाली है। तो इन थ्योरीज में बेसिकली हमारे पास सारी यही डेफिनेशन ही आएंगी। ठीक है, और कैसे कैसे काम करती हैं ये सब चीजें। तो अभी अभी काम करो, आप ब्रेक ले लो, 10 मिनट का 15 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं हम, इसके बाद हम दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे इमोशन का। मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल हेलो ट्राई टू आंसर देम। अंशु, यस, यस। आपके पास नोट्स होंगे क्या 101 नो, के? किसके? बीपीसी 101 के। 101 के नोट्स, अब मैं टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मेरे पास कोई नोट्स है नहीं, लेकिन वेरी सून आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग माय पर्सनल नोट्स, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सबको बहुत अच्छे डिटेल में करूं। लेकिन वही है कि अभी थोड़ा लेट हो गए हैं एग्जाम, क्योंकि 1 महीने बाद ही आने वाले हैं। अरे अगर मैं नोट्स अगर आपको बना के दे भी दूं तो इतने अच्छे से बना नहीं पाऊंगा, राइट, क्योंकि मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा बहुत अलग अलग जगह से। तो अगर अगर मैं ये काम भी कर सकता हूँ, अगर बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नोट्स बता दो या फिर बना के दे दो, सो आई विल
ट्राई माय बेस्ट कि मैं नोट्स भी बना दूं, ठीक है। अदरवाइज मैं नोट्स बनाऊंगा, दैट्स माय प्रॉमिस कि मैं नोट्स बनाऊंगा, लेकिन मैं नोट्स बहुत अच्छे से बनाऊंगा, अलग अलग रेफरेंस को फॉलो करके बनाऊंगा। सिर्फ इग्नू मटेरियल को ही फॉलो नहीं करूंगा, यहीं से कंटेंट नहीं लूंगा, अलग अलग जगह से कंटेंट लूं, लेके इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर वे में उसको ऐसे कंप्लीट करूंगा, ताकि उस नोट्स के अलावा हमें कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर वो नोट्स पढ़ लिए तो खत्म हो गया, हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उस टॉपिक को लेके। या तो अभी के लिए आई एम रियली सॉरी कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विद माय नोट्स, लेकिन अगर सच में अगर आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर मैं बताना चाहूँ अगर एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो एग्जाम के लिए तो आपका इग्नू कंटेंट वो सफिशिएंट है, आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, anyone else? Okay, guys, then thanks for joining the meeting, and we'll take a break for 10 to 15 minutes and we'll join back. I will share you the link later. ओके। Thank you.